आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने सीखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनाई जाती हैं। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं फिर उनका एनालिसिस किस तरह से करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग में अगर आप इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है वो देखें तो उसके कुछ स्टेप्स थे, जिसमें सबसे पहले सबसे लास्ट जो स्टेप आता था कि आप इंटरप्रिटेशन करते हो रिजल्ट्स को, रिजल्ट बनाते हो, रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करते हो और फिर फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, आप यूटिलाइज़ करते हो उसको। अकाउंटिंग का बेसिकली मकसद क्या होता है कि आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो, चीज़ों का हिसाब करते हो, ठीक है। फिर उस हिसाब की हुई चीज़ से आप आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हो। तो बेसिकली ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये भी आपको इसी रास्ते पे लेके चलता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बना चुके होते हो, ठीक है, तो आप उसको बनाने के बाद क्या करते हो कि अगले जो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए आप प्लानिंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि एनालिसिस किस तरह से होना है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने क्या चीज़ें देखनी है, बेसिक्स ऑफ एनालिसिस कि किस तरह ये एनालिसिस के बेसिक्स क्या हैं, पर्पस क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड्स फॉर कंपैरिजंस और टूल्स, ये डिस्कस करेंगे हम बेसिक ऑफ एनालिसिस में। फिर उसके बाद हम टूल्स से आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स और ट्रेंड एनालिसिस होता है। फिर इसी तरह हम बात करेंगे वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस के अंदर क्या चीज़ें हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज ग्राफिक्स। दैन फिर हम रेशियो एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, वहाँ उसमें कौन से पॉइंट्स मेन हमारे पास होंगे, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट प्रोस्पेक्ट्स, रेशियो समरी, ठीक है। अब ये हम आगे चलते हैं जो हमारे पास बेसिक्स ऑफ एनालिसिस के अंदर है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सप्लाइज एनालिटिकल टूल्स टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिलेटेड डाटा फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। ये जो आपको हाईलाइट नज़र आ रहा है, हाईलाइट हुआ हुआ, ठीक है, ये मेन बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का बेसिक पर्पस क्या होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं बिजनेस डिसीजंस बनाने होते हैं हर बिज़नेस ने, तो उन बिजनेस डिसीजंस के लिए कुछ ऐसा काम करना, एनालिसिस करना कि वो बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है। पर्पस ऑफ एनालिसिस क्या होता है। अब देखिए, ये जो एनालिसिस किया गया है इसको हम कहते हैं कि दो तरह की पार्टीज़ यूज़ करती है। अकाउंटिंग के बारे में भी देखें हम लोग तो अकाउंटिंग डाटा भी दो पार्टीज़ हमारी यूज़ करती हैं। एक इंटरनल यूज़र्स, दो तरह के यूज़र्स, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स कौन से होते हैं, इंटरनल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर दोज इन्वॉल्व इन स्ट्रेटजिकली मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग द कंपनी, ठीक है, जो मैनेज कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। दे इंक्लूड्स मैनेजर्स, ऑफिसर्स, इंटरनल ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स, बजट डायरेक्टर्स एंड मार्केट रिसर्चर्स। अब इन सब का क्या होता है कि ये यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को, ये यूज़ किस लिए करते हैं, ये कंपनी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और उसके अलावा इफ़ेक्टिवनेस। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट analysis for these users is to provide strategic information to improve company efficiency and effectiveness in providing products and services, ठीक है। तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की एफिशिएंसी, उसको इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी इंटरनल यूज़र्स हैं वो एनालिसिस के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रनिंग द कंपनी। दे इंक्लूड शेयर होल्डर्स, lenders, directors, customers, suppliers, regulators, lawyers, brokers and the press. External users rely on financial statement analysis to make better and more information decisions in pursuing their own goals. हम कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिहाज से ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये कॉमन इनके गोल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, वो हम बात करते हैं। द कॉमन गोल ऑफ दीज यूज़र्स इज़ टू इवेलुएट कंपनी परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल कंडीशन। कहते हैं कि इनके कॉमन यूज़र्स क्या हैं कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में देख रहे होते हैं। दिस इंक्लूड्स इवेलुएटिंग
पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस, इस एनालिसिस को फिर जो एनालिसिस की रिपोर्ट होती है उसको यूज़ करके वो पास्ट और करंट परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं। करंट फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी करंट फाइनेंशियल पोजीशन चल रही होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। एंड थर्ड लास्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड रिस्क, और फ्यूचर के बारे में जितनी भी परफॉर्मेंस है वो देखी जाती है, वो प्रेडिक्शन की जाती है कि कितना रिस्क एसोसिएटेड है उसके साथ, वो चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनालिसिस। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनालिसिस मतलब कि ये जो एनालिसिस है ये किन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है। कौन से मेन कंपनी की परफॉर्मेंस के लिहाज से, जो उसकी परफॉर्मेंस हम कहते हैं कि जो जिन पिलर्स जो हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से, जो पिलर्स हैं ना जिनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है परफॉर्मेंस ओवरऑल, वो हम उन्हें नाम दे देते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स का, ठीक है। दीज 4 एरियाज आर डिस्क्राइब्ड एंड इलस्ट्रेटेड इन दिस चैप्टर। वो इस चैप्टर में कहते हैं जिक्र कर रहे हैं हमारे पास वो 4 कौन से हैं, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। सबसे पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी। ये क्या चीज़ है, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी, एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एंड टू एफिशिएंटली जनरेट रेवेन्यूज़। कहता है कि ये लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी हमें बताती है कि एक कंपनी कितने, उसके पास कितनी एबिलिटी है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके और वो रेवेन्यू को जनरेट कर सके, ठीक है, एफिशिएंसी को बेहतर करके। फिर इसके बाद आ जाता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी क्या है, एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर रेवेन्यूज़ एंड मीट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। लिक्विडिटी आपके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करके रेवेन्यू के बारे में की तरफ सफ़र था हमारा टर्न, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंसी जो है ये लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस के बारे में है, उनको फुलफिल करना और रेवेन्यू को जनरेट करना फ्यूचर के लिए, ठीक है। देन प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एबिलिटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिवॉर्ड सफिशिएंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन फाइनेंसिंग, कि आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से ही चेक करते हो कि नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों आपकी तरफ, पैसा लगाएं, ठीक है, और जो आपके पास पहले से पैसा जिन्होंने लगाया हुआ है उनको मेंटेन करने के लिए। मार्केट प्रॉस्पेक्ट्स, मार्केट प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, एबिलिटी टू जनरेट पॉजिटिव मार्केट एक्सपेक्टेशंस, कि आपने क्या करनी है कि लोगों की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पॉजिटिव से पॉजिटिव करना है, उसके लिए आपने रिजल्ट्स को यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, इसके बाद आगे मूव करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस में। कहते हैं मोस्ट यूज़र मस्ट रिलाई ऑन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स टू दीज स्टेटमेंट्स। तो कहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से मिलती है इस एनालिसिस के लिए, ये आपको 5 तरह की जो स्टेटमेंट्स बनती है, बेसिकली 5 तरह की कौन सी हमारी, एक तो नोट्स आ जाते हैं, बाकी आपके पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फिर क्या चीज़ है, इनके रिजल्ट्स निकाल के आगे नेक्स्ट प्रेजेंट करना। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रेफर्स टू द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट एंड अदर बिजनेस डिसीजंस। देखिए ये रिपोर्टिंग का मकसद क्या है कि रिजल्ट्स निकालना, आगे प्रेजेंट करना, ताकि डिसीजंस लिए जा सकें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, क्रेडिट रिलेटेड या बिजनेस डिसीजन जितने भी होते हैं उनके बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर कंपैरिजन, कि किन बेसिस के ऊपर ये जो कंपैरिजन किया जाता है वो स्टैंडर्ड्स कौन से हैं। उन स्टैंडर्ड्स में आपके पास आ जाता है इंटर कंपनी, कि आप जब भी एनालिसिस करते हो कंपनी के अंदर जो है वो एनालिसिस आप लोग करते हो, स्टैंडर्ड्स के लिहाज से मैच करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के लिहाज से मैच करते हो, ठीक है। उसके बाद कंपेटिटर, आप अपने कंपेटिटर के लिहाज से एनालिसिस करते हो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है जैसे कोका कोला और पेप्सी, दोनों एक दूसरे की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट पोजीशन होती है, वो चेक करते रहते हैं। फिर इसी तरह हम कहते हैं कि हम मैच कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के साथ, अपनी बिज़नेस की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ उसके जो रेट्स चल रहे होते हैं उनके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, गाइडलाइंस, रूल्स ऑफ थंब, कि कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं जिनके बेस के ऊपर हम लोग रिजल्ट्स निकालते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है 2:1 लेवल फॉर द करंट रेशो, कि जो है ये स्टैंडर्ड बनाया गया है कि जब भी करंट रेशो 2:1 आएगी, 1 से ग्रेटर देन होगी, मुझे कहेंगे कि वो अच्छी है। इसी तरह 1/1 लेवल फॉर एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हमारे पास आ जाता है टूल्स ऑफ एनालिसिस। टूल्स ऑफ एनालिसिस क्या है कि हम एनालिसिस करने के लिए कौन से मेथड्स, कौन से तरीके जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है कि हम एक ही लेवल पे अक्रॉस टाइम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कहते हैं कंपैरिजन ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन
ये आपके पास हाईलाइट हुआ है। कंपैरिजन ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस अक्रॉस टाइम, कि हम टाइम के लिहाज से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वर्टिकल एनालिसिस क्या है, अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम डिफरेंट ईयर्स उठा लेंगे, ठीक है, ये आपको हिंट दे रहा हूँ एक। अच्छा, इसी तरह वर्टिकल एनालिसिस क्या है कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम एक बेस बनाते हैं और बेस से बाकी चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस टू अ बेस अमाउंट, ठीक है। देन इसके बाद रेशियो एनालिसिस हमारे पास आ जाता है। रेशियो एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ फार्मूला यूज़ करके रेशियोज कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशंस देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, आपको लेफ्ट साइड के ऊपर ये नज़र आ रही है 2010 रिपोर्ट, 2011 रिपोर्ट। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इस तरह से किया जाता है डिफरेंट ईयर्स के लिहाज से। कहते हैं एनालिसिस ऑफ एनी सिंगल फाइनेंशियल नंबर ऑफ इज लिमिटेड वैल्यू इंस्टेड मच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग रिलेशंस बिटवीन नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड चेंजेस इन दोज नंबर्स। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस रेफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा अक्रॉस टाइम, जो मेन चीज़ आपको बता रहे हैं। फिर इसके अलावा इसको कहा जाता है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? हम कहते हैं कि जब भी एनालिसिस की बात करनी है, हमारे पास डिफरेंट ईयर्स होते हैं जिनको हम आपस में मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का नाम दे दिए होते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डॉलर चेंज एंड परसेंट चेंज। अब जब हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे तो हम डॉलर चेंज की अमाउंट भी अक्सर कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज चेंज की भी। जब डॉलर चेंज हमने कैलकुलेट करना होगा, हम देखेंगे एनालिसिस पीरियड अमाउंट, कि जिस साल का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसकी अमाउंट, और उसको हम माइनस कर देंगे जो भी बेस ईयर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो डॉलर चेंज किस तरह से है, एनालिसिस पीरियड अमाउंट माइनस बेस्ट पीरियड अमाउंट, बेस पीरियड अमाउंट, सॉरी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है परसेंट चेंज। परसेंटेज चेंज का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये भी हमने माइंड में रखना है। एनालिसिस पीरियड अमाउंट माइनस बेस पीरियड अमाउंट, ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम बेस पीरियड अमाउंट के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, नीचे ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखें, ये डॉलर चेंज निकाला गया और परसेंट चेंज निकाला गया, जो प्रीवियस हमारे पास क्वेश्चन फार्मूला थे उनको यूटिलाइज करते हुए। ऊपर आपकी बैलेंस शीट थी, ये नीचे इनकम स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक एनालिसिस आ जाता है ट्रेंड एनालिसिस। हम ट्रेंड एनालिसिस क्या कर रहे हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसे कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस, आल्सो कॉल्ड ट्रेंड परसेंट एनालिसिस और इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की ही एक फॉर्म होती है। इसमें हम लोग दो चीज़ें परसेंटेज जो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट द बेस पीरियड एंड असाइन ईच आइटम इन द बेस ईयर अ वेट ऑफ 100, एक्सप्रेस फाइनेंशियल नंबर्स एज अ परसेंट ऑफ देयर बेस पीरियड नंबर। स्पेसिफिकली अ ट्रेंड परसेंट आल्सो कॉल्ड इंडेक्स नंबर इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। ट्रेंड परसेंट किस तरह कैलकुलेट करना है, हमने एनालिसिस पीरियड अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस पीरियड अमाउंट और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 के साथ। इसके बाद हमारे पास जो एनालिसिस आ जाता है वर्टिकल एनालिसिस जिसे कहते हैं। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम लोग जो करंट अमाउंट होती है उसको डिवाइड कर देते हैं बेस अमाउंट के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, कॉमन साइज परसेंट, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक ही डाटा के लिहाज से या जो भी डाटा बता दिया जाएगा कि इसको बेस बना के आप कॉमन साइज परसेंट या वर्टिकल एनालिसिस करेंगे, वो हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रेशियो एनालिसिस। इसमें हम डिफरेंट रेशियोज़ कैलकुलेट करेंगे और उसके लिहाज से हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखें, आपने बेसिक टूल्स में भी बात की कि हम लोग कौन सी 4 चीज़ें हमारे पास आती हैं जिनको हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो जिक्र किया था उसमें सबसे पहले आ जाता था लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी। लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू मीट शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जो एफिशिएंसी लिक्विडिटी की बात की जा रही है, ठीक है, कि क्या होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिहाज से जो आपकी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, उसको हम लोग नाम दे रहे होते हैं। इसमें कुछ रेशियोज़, कुछ फार्मूलेज अप्लाई करते हैं और हम लोग उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। देखें, इसमें लिक्विडिटी रेशियोज़ में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वर्किंग कैपिटल या करंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट होता है, हम कहते हैं करंट एसेट्स में से अगर करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो वो हमारे पास वर्किंग कैपिटल बन जाता है। इसके अलावा करंट रेशियो का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़। हम जितने भी करंट एसेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एसेट टेस्ट रेशियो। एसेट टेस्ट रेशियो में हम क्या करते हैं, कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस करंट रिसीवेबल्स, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम करंट लाइबिलिटीज़ के साथ, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर के फार्मूला क्या है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल नेट, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ये यहाँ पे कुछ फार्मूले बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के एमसीक्यूज़ के लिए और ये कुछ बाकी आप लोग खुद इसको ज़रा स्टडी करेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है? CGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आप सी जी एस कैलकुलेट करते हो, उसके बाद उसको एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर देते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। उसका फार्मूला क्या है? डेज सेल्स अनकलेक्टेड इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल नेट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को भी फार्मूले बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। डे सेल्स इन इन्वेंट्री, डे सेल्स इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। फिर हम सॉल्वेंसी रेशो की बात करते हैं। सॉल्वेंसी के अंदर डेट एंड इक्विटी रेशो, डेट एंड इक्विटी रेशो क्या है? टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, ठीक है। इसके बाद टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो क्या है हमारे पास? इनकम बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। देन प्रॉफिटेबिलिटी में हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। फिर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल इन कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। अच्छा, ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जो आप लोगों ने याद करने हैं। नेक्स्ट इनके रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा, वहाँ पे मज़ीद समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।